जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है कि यह एक कंपोनेंट सीरीज चल रहा है जियोग्राफी का, जिसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज, एक ऐसे बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है जो जियोग्राफी के हर एक सेक्टर में, हर जॉब में काम करेगा, हर जॉब की तैयारी में काम करेगा। तो कहते हैं कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो शायद आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि काला कलर जो होता है, यानी काला रंग, एक अबोध यानी विरोध का प्रतीक होता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी उसी काले व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर ही सक्सेस होती है। तो अपने रूढ़वादियों को न देखते हुए, ज़्यादा बात न करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, यानी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, यानी ग्रहों की संख्या कितनी है, उसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो ग्रहों के बारे में हम लोग छोटा छोटा अध्ययन कर लिया था, यानी उसके सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह का क्रम क्या है, आकार के आधार पर ग्रह का क्रम क्या है, और विभिन्न चीज़ों से, यानी पृथ्वी से दूरी के आधार पर कितना क्रम है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। तो आज थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं, और उपग्रह के प्रकार, उसके वर्णन के बारे में जानेंगे। ठीक इसके बाद हम लोग ग्रहों के एक एक करके, यानी इसके प्रॉपर नॉलेज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमको आज पढ़ना है उपग्रह। यानी हमको पढ़ना है उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था एक शब्द, यही शब्द था ग्रह। जिस ग्रह में हमने सीखा था कि वे सभी पिंड जो अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे उसके लिए दूसरों का चक्कर लगाते हैं। यानी ग्रह थे, तारे का चक्कर लगाते थे, तो उनको हमने ग्रह बोल दिया। उसी प्रकार से एक आकाशीय पिंड हमारा उपग्रह होता है। इस उपग्रह के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। यह ऊष्मा एवं प्रकाश को लेने के लिए ग्रह के पास न, यानी तारों के पास न जा कर के ग्रहों के पास ही चक्कर लगाता है। लेकिन इनडायरेक्टली ये तो प्रकाश तारे से ही लेता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो भी ऊष्मा एवं प्रकाश तारे से लेते हैं, और ये उपग्रह ग्रहों के पास से होते हैं। जैसे ये ऊष्मा उपग्रह ग्रह लेते हैं सूर्य से, और ये ग्रह से लेते हैं ऊष्मा एवं प्रकाश उपग्रह। तो डायरेक्टली न माने तो इनडायरेक्टली ये तारे से ही अपना ऊष्मा एवं प्रकाश लेते हैं। जैसे आपसे बात करें कि ये जो ग्रह होते थे, ये तो डायरेक्ट सूर्य का चक्कर लगाते थे और अपना ऊष्मा एवं प्रकाश पा लेते थे। लेकिन यानी सूर्य और उपग्रह के बीच में दूरी बहुत ही अधिक हो जाती है। तो इसकी दूरी के कारण ये सूर्य का चक्कर न लगा करके आके ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और ये ग्रह उनको बदले में ऊष्मा एवं प्रकाश देते हैं। जैसे बात करें कि आप और आपके दोस्त, आप वाले से हमेशा कामना करते हैं कि कुछ न कुछ मिले, लेकिन वो डायरेक्ट उनसे न कह के आपसे कहते हैं कि कुछ न कुछ सहायता कीजिए और हेल्प कीजिए। तो ये यानी ये ग्रह डायरेक्ट उपग्रह इनसे न मांग करके आपसे सहायता मांगते हैं, और आप जाके सूर्य से मांगते हैं, यानी आप अपने वाली से मांगते हैं। तो इतना हमको समझ आ गया कि उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सीधे ग्रह से ऊष्मा एवं प्रकाश न लेकर के उपग्रह से ऊष्मा एवं प्रकाश लेते हैं। ये उपग्रह को जो वर्गीकृत करें तो उपग्रह के दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कुछ उपग्रह हम देखते हैं कि अपने अंतरिक्ष के रहस्य को जानने के लिए विभिन्न देश
एक नए नए उपग्रह की शोध के लिए उसको अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं, जिसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। दूसरा होता है इनका प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपग्रह हैं उनको बोल देते हैं प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में भविष्यवाणी या मौसम का पता लगाने के लिए छोड़े जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक उपग्रह जो विभिन्न विस्फोट या अंतरिक्ष घटनाओं के कारण हमको प्राप्त होते हैं। तो हमने उपग्रहों के दो प्रकार से वर्गीकृत कर लिया, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। ठीक, अब इन्हीं उपग्रहों में हम देखते हैं, ये बात करें कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह हमको मिल जाएगा, सबसे बड़ा उपग्रह। तो सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा बृहस्पति, उसका सबसे बड़ा ग्रह होता है, हमारा उपग्रह मिल जाता है जो नाम होता है गैनीमेड। गैनीमेड, ये गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हमको मिलता है। बात करें सबसे छोटे उपग्रह की, तो सबसे छोटा उपग्रह मिलता हमको डीमोस। यह हमारे मंगल ग्रह का उपग्रह है। हाँ, तो जो सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह हमको मिला वो बृहस्पति का मिला गैनीमेड, और उपग्रह यानी मंगल ग्रह का मिला सबसे छोटा उपग्रह जिसको बोलते हैं हम डीमोस। ये डीमोस, फिर उपग्रहों के होने का रीजन समझ लेते हैं। तो ये उपग्रहों के होने से ही अपने पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक घटना जैसे दिन रात का होना इसी के कारण संभव होता है। तो अपने पृथ्वी से रिलेटेड हर ग्रहों पर इन्हीं का स्ट्रक्चर होता है कि उनके कारण दिन रात होता है, यानी पृथ्वी उपग्रह के चक्कर लगाने से ही पृथ्वी पर यानी दिन रात संभव होता है। तो ठीक इतना बात था कि ये उपग्रह के बारे में हमने जान लिया। ठीक इसी प्रकार कुछ गतियों के बारे में, कुछ आकाशीय पिंडों के गतियों के बारे में जान लेते हैं कि वे गतियाँ क्या होती हैं। तो जैसे बात करें गतियों की, तो गतियाँ पृथ्वी की दो प्रकार से होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई सेंटर पॉइंट है, उसके चारों ओर एक आकाशीय पिंड अपने उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस सेंटर पॉइंट के चारों ओर इस ग्रह के चक्कर को हम बोलेंगे परिक्रमण। जैसे आप जाके यज्ञ यानी किसी चीज़ का परिक्रमा करते हैं तो उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। तो यही आकाशीय पिंड जब बीचे वाले भाग का यानी यही जाके जब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सेंटर वाले भाग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। तो हमको पहला गति मिल जाता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति यानी परिक्रमण गति किसी पिंड के चारों ओर परिक्रमा करना ही हमको परिक्रमण गति कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा मिल जाता है घूर्णन गति। घूर्णन गति, तो ये घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड के चारों तरफ नए चक्कर लगा के अपने ही अक्ष पे रोटेट करता है, यानी अपने ही जगह पे ऐसे हम रोटेट करें तो उसको हमको बोलना होगा कि हम जाके घूर्णन की गति कहते हैं। तो ठीक आता है घूर्णन की गति। जैसे एक लट्टू नाचता है अपने ही अक्ष पे घुर्चता है, मतलब भोजपुरी में बोले, अपने हिंदी लैंग्वेज में बोले तो घुर्चता है, मतलब ना एक ही अक्ष पे घूर्णन करता है, तो उसको बोलते हैं घूर्णन की गति। लेकिन किसी पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाना होता है परिक्रमण गति। इस घूर्णन गति का यदि हम दूसरा नाम बोले तो इसी को बोलते हैं परिक्रमण के स्थान पे परिभ्रमण। परिभ्रमण यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क है और यहाँ पे भ।
परिभ्रमण की गति को बोलते हैं घूर्णन गति, और परिक्रमण की गति को बोलते हैं उसके चारों ओर रोटेशन की गति। तो इन सभी गतियों के साथ साथ हम ग्रह के अब अंदरूनी भाग से जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रह में आखिर ऐसी क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। तो हम बात करते हैं, पहले जो हम ग्रह के वर्गीकरण किए थे कि ग्रह के दो प्रकार से वर्गीकरण किए थे। पहला हमारा था आंतरिक ग्रह, जिसको हम पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यानी हमने ग्रहों का वर्गीकरण किया था तो पहला हमको मिला था पार्थिव ग्रह, जिसको हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते थे। ठीक दूसरा वर्गीकरण था जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, जिसको हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो सीधी सीधी बात, पहले हमको जानना होगा पार्थिव ग्रह, उसके बाद जोवियन ग्रह। तो इसको हटाते हैं और हमसे पहले अध्ययन करते हैं पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह क्या होते हैं? वे ग्रह जो पृथ्वी से रिलेट करते हैं, यानी पृथ्वी के गुण से मैच करते हैं इनके गुण, उनको बोलते हैं हम पार्थिव ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी दूसरा नाम इनका बताते हैं तो इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। यानी वे ग्रह जो पृथ्वी से रिलेट करते हैं उनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर बात करें तो 4 ग्रह आते हैं। इन 4 ग्रहों का नाम कुछ इस प्रकार है। जैसे सूर्य की स्थिति के आधार पर उनको रखेंगे और एक के बाद एक क्रम से सीखते जाएंगे। जैसे हमको पहला मिल जाएगा बुध, पहला ग्रह मिल जाएगा बुध। दूसरे की बात करें तो हमको मिल जाएगा शुक्र। तीसरा अपनी खुद पृथ्वी। और चौथे ग्रह की बात करें तो बहन के रूप में जाने जाने वाली शुक्र और भाई के रूप में जाना जाने वाला मंगल ग्रह। यानी इन 4 ग्रहों के समूह को हम पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। इन 4 ग्रहों को हम अपने भाषा में, यानी अपने भूगोल की भाषा में इसको वर्गीकृत किए हैं तो इनको पार्थिव भाषा यानी पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। बात करें सूर्य की स्थिति के आधार पे तो सूर्य हमारा यदि यहाँ है, यानी यहाँ पे माने हम अपना सूर्य, तो ये सूर्य के आधार पे पहला ग्रह हो जाएगा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। यानी सूर्य से दूरी के आधार पर वर्गीकृत करें तो हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह आपस में आ जाएंगे, जिनके समूह को बोलते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। तो इन ग्रहों के बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं कि ये जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकी और यानी इसको बात करते हैं कि ये इसकी क्वालिटी क्या। तो पहली बात, यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यानी सूर्य से नज़दीकी के आधार पर देखें तो सबसे पहला ग्रह हमको मिलता है, सबसे निकट ग्रह बुध। दूसरी बात करें कि यह सबसे छोटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो उसको बोलते हैं बुध। यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो उसको हमको आएगा बुध। ठीक, ये बुध हो गया। यानी सौरमंडल का सबसे निकट ग्रह, सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह शुक्र हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बात करें कि यदि सौरमंडल पर, जैसे हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल होता है तो वायुमंडल काफ़ी चीज़ों से सुरक्षा करता है। जैसे हम बताए थे कि जब सौर्य ज्वाला आके पृथ्वी से टकराता है तो उसको बचाने के लिए हमारे पास सौरमंडल की उपलब्धि होती है। लेकिन सूर्य के पास वायुमंडल नहीं है,
यानी बुध के पास अपना खुद का वायुमंडल नहीं है। तो बुध के पास अपना खुद का वायुमंडल नहीं है। क्रॉस मतलब नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल के कारण विभिन्न प्रकार से नुकसान सहना पड़ता है। जैसे हमारी यदि वायुमंडल की बात करें तो आप एक रजाई में सोते होंगे, जैसे एक आपका ये चारपाई हो गया, ये चारपाई आप सोते होंगे। यहाँ पे आप एक गद्दे की यूज करते हैं, यानी रजाई का यूज, गद्दा रजाई कुछ भी हो, कंबल का यूज करते हैं। ये कंबल एक कवच की भांति कार्य करता है। जैसे आप उसमें सोते होंगे तो ये ठंड का टाइम है, आप सोते होंगे, जरूर सोते होंगे, बिना ठंड बिना रजाई का तो काम ही चलेगा नहीं। तो बात करते हैं उसी का। तो उसमें देखते होंगे कि जब सोते हैं तो आपको हीट होने में, यानी आपको उसके सुटेबल गर्म होने में कुछ टाइम लगता है, जो भी 5 मिनट 10 मिनट लगता हो, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है। ठीक, गर्म होने के बाद आप कितना भी देर तक रहें उसमें से जो आपके अंदर से उष्मा निकली है, यानी जिस हीट से वो गर्म हुआ है, वह हीट उसमें कई घंटों तक हमेशा के लिए बना रहता है। तो उसको रोकने के लिए हमें एक रजाई की आवश्यकता हुई। इसी रजाई के लिए ना, जिसके कारण उष्मा हमारी बनी रहती। लेकिन ये उष्मा जितनी देर तक उसमें रुकेगी, यानी जितनी टाइम लगती है उस रजाई को गर्म करने में, उतने ही टाइम में लगती है कि यदि हम उसमें से निकले तो अचानक वो पूरा ठंडा नहीं होगा। उसमें कुछ टाइम लगेगा कि वो रजाई के अंदर की गर्मी शांत होगी। ठीक उसी प्रकार जब हमारे यानी ये बुध ग्रह के ऊपर जो ये वायुमंडल होता है, तो ये उसी तरह से कार्य करता है जैसे एक रजाई कार्य करता है। तो जब हमारे बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है, तब इस पर आने वाला सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है और ये अचानक दिन में खूब गर्म हो जाता है। यानी इसका तापमान बात करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ के आ जाता है 420 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका बात करें तो 420 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है। आप बात करें कि आपकी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस पर तापमान 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दिन के टाइम में। ये सब कब होता है? तो ये सब होता है दिन के टाइम में। लेकिन बात करें कि जब रात होता है तो रात के समय अचानक इसका तापमान गिर के आ जाता है -180 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल न होने के कारण दिन का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात का तापमान माइनस में चला जाता है, वो भी 180 डिग्री सेल्सियस। तो वायुमंडल न होने का कारण ये सबसे बड़ा होता है। यानी इसके बीच का अंतर हम देखें तो 4 1 5 8 2 10 यानी 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तापांतर है। यानी 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर हमको सामने देखने को मिलता है। तो वायुमंडल न होने के कारण सबसे पहला हमको नुकसान जो झेलना पड़ता है, यानी बुध को जो सबसे पहला नुकसान झेलना पड़ता है, वो होता है कि यहाँ से इसको डिफाइन कर देते हैं कि इसके क्या क्या वायुमंडल न होने के कारण रीजन सहन करने पड़ते हैं। तो पहला हो जाता है कि तापांतर, यानी अचानक उतना ज़्यादा ताप बदल जाने के कारण हमको वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, तो उसका अचानक तापांतर। दूसरी बात, सूर्य के सबसे नज़दीक है तो उसमें जब गर्मी पड़ेगी तो अत्यधिक गर्मी पड़ जाएगी और जब ठंडी पड़ेगी तो अत्यधिक ठंड पड़ जाएगी। यानी अचानक जब उसमें ठंडी पड़ेगी तो हाई लेवल की ठंडी पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी तो हाई लेवल की गर्मी होगी, जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ये तो छोटी बात होगी। तीसरी बात, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस वायुमंडल न होते हुए भी यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। यानी वहाँ पे है उपलब्ध है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पे आग की संभावना होती है। यानी आग लगने में ऑक्सीजन सहायक होता हो तो आग लगने की संभावना होती है। लेकिन बात करते हैं कि इस पे गिरने वाले उल्का पिंड, तो जैसे हम बात कर रहे थे सौर्य ज्वाला, वहाँ पे हमेशा दिन रात सौर्य ज्वाला गिरता रहता है।
तो पृथ्वी पर क्या होता है कि पृथ्वी पर हमारे जब सौर ज्वाला गिरता है तो वे सौर ज्वाला वायुमंडल से टकराकर वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन एक बार आप सोचिए कि जिस ग्रह पे वायुमंडल है ही नहीं, उससे उल्कापिंड क्या हाल करता होगा। यानी दिन रात उस पर उल्कापिंड गिरते रहते हैं और इस पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिन गड्ढों को हम बोलते हैं क्रेटर। यानी उन गड्ढों को हम सबसे बड़ा नाम देते हैं क्रेटर, जो उल्कापिंड के गिरने से होते हैं। तो वायुमंडल न होने के कारण इस पर इतने ज़्यादा नुकसान इसको यानी बुध ग्रह को झेलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तापमान अंतर, गर्म होता है, फिर ठंडी भी होती है, इसके कारण उल्कापात होता है और इसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी होती है। तो ये सब हो गए हमके बुध के लक्षण, यानी बुध ग्रह के क्या क्या होते हैं। ठीक, बात करें यदि इसके उपग्रहों की, तो बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि माने तो यहाँ पे हमारा सूर्य हो जाएगा। सूर्य के इस परिधि पे यानी चक्कर लगाने के लिए हम बात करें तो ये हो जाएंगे बुध। ठीक, दूसरी स्थिति में आ जाएगा शुक्र, यहाँ पे आ जाएगा शुक्र। तो जब इसके चारों ओर हमारा ये उपग्रह है वो चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते लगाते सूर्य के बहुत ही अधिक नज़दीक आ जाता है, जिसके कारण ये सूर्य इस उपग्रह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक, यही क्रिया यहाँ पे होती है शुक्र के साथ, और इतनी दूरी उसको आकर्षित करने में टाइम नहीं लगता। तो यही रीज़न है कि सूर्य ग्रह के बुध ग्रह के पास ऐसा कोई उपग्रह नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो हम कह सकते हैं बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। इन सभी चीज़ों के बाद हम बात करते हैं कि अब शुक्र के बारे में, कि शुक्र ग्रह में क्या होता है। ठीक, इसके बाद थोड़ा कुछ और इनके गुण के बारे में बात करें तो इनका जो अभी रचना मतलब बताए थे कि परिक्रमण काल, तो सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इसका परिक्रमण काल यानी परिक्रमा करने का समय, यानी आप देखते होंगे कि जो धावक होता है उसके लिए एक रोलिंग बनी होती है। तो ये जो होते हैं यानी सबसे ऐसे ऐसे रोलिंग बनी होती है, तो इस लाइन में जिसको दौड़ना होगा उसको ज़्यादा दूरी तय करके आनी होगी, लेकिन उसके सबसे नज़दीकी लाइन में जिसको दौड़नी होगी वो सबसे कम दूरी तय करेगा। तो इसका परिक्रमण काल हो जाता है सबसे कम। यानी बात करें कि सबसे जल्दी कौन चक्कर लगा लेता है तो वो ग्रह होता है बुध, जिसके कारण जो सबसे जल्दी अपने सौरमंडल का चक्कर यानी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक, इतनी प्रॉपर्टी बहुत हो गई। बात करते हैं अब हम अगला शुक्र के बारे में कि शुक्र ग्रह के क्या क्या गुण होते हैं और शुक्र अपने क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा शुक्र। शुक्र को स्थान यानी सूर्य से दूरी के स्थान पे वर्गीकृत करें तो शुक्र ये जो होता है ये सेकंड स्थान पे आता है, यानी दूसरा निकट तारा ग्रह होता है, जो सूर्य के दूसरे स्थान पे निकट ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये ग्रह इस पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, यानी शुक्र ग्रह पे से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप देखते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इतनी गर्म अवस्था है जो सूर्य के किरण यानी प्रकाश को अवशोषित करने के बाद इसको छोड़ने का नाम नहीं लेती। जैसे आप ऑब्जर्व किए होंगे कि ठंडियों में जो कोट पहना जाता है वो अधिकतर काले रंग का होता है। इसका मात्र एक ही रीज़न है कि वह CO2 यानी कोयले से मिलकर बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है, और वह सूर्य के प्रकाश को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है और वह उस प्रकाश को पुनः रिलीज करने के मामले में नहीं आगे होता है। और उसी ग्रह के कारण हमारे देखने की कोट में जो होती है गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, यानी देर तक गर्मी बनी रहती है। इसी के कारण तो ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके कारण सूर्य जो होता है यानी शुक्र ग्रह जो होता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। यानी बात करें सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह तो वो हो जाएगा हमारा
शुक्र ग्रह। क्यों? क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इस आकर्षित प्रकाश को पुनः वह रिलीज करने के मामले में नहीं रहती है। ठीक, अगला बात करें कि इस पे वायुमंडल है या नहीं, तो इस पे भी वायुमंडल उपस्थित है, क्योंकि वायुमंडल है तभी तो ये CO2 की मात्रा है, लेकिन वायुमंडल बहुत कम है जिसको मान लेते हैं हम नगाड़ी। तो इसके होने के कारण जैसा कि आपको बताएं कि यहाँ पे तापांतर होता है, तापांतर इतने, तो इसके पास यानी बात करें कि होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, यानी वायुमंडल होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके कारण इसके तापांतर यानी ताप इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, बात करें कि उल्कापात की, तो इस पर भी उल्कापात हमेशा होता रहता है। ये उल्कापिंड जो आपको न्यूज में सुनाई देता होगा कि पृथ्वी पर एक उल्कापात बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिरने वाला है, तो उन सब का रीजन होता है कि आता है हमारी पृथ्वी के पास आता है, लेकिन पृथ्वी के विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के सर्च से उसको वायुमंडल के ऐसे परत पे रख दिया जाता है जिसके कारण वो स्लिप करके आगे की ओर निकल जाता है और पृथ्वी से हमारे टकराने को नहीं रहता। इतनी बात हो गई। ठीक, अगली बात करें कि ये शुक्र ग्रह जो होता है वह पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट रहता है, यानी पृथ्वी की एक सहोदर बहन के भांति कार्य करता है, यानी पृथ्वी के गुण के इसके गुण बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं। तो इसको बोल दें कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में माने जाए, पृथ्वी की जुड़वा बहन तो हो जाएगी हमारी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं पृथ्वी की सहोदय किसे कहा जाता है, तो हमारा हो जाएगा पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक, अगला बात करते हैं कि ये पृथ्वी से और कैसे रिलेट करता है। तो इसको देखते हैं कि शुक्र ग्रह जो होता है ये CO2 की मात्रा होने के कारण, उल्कापात होने के कारण इसका परिक्रमण काल इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये अपने परिक्रमा को यानी एक चक्कर लगाने में इसका परिक्रमण काल जो होता है, इसकी परिक्रमण काल की बात करें तो सबसे कम यानी 88 दिन का होता है। शुक्र का परिक्रमण काल 88 दिन होता है, लेकिन इसके बात करें कि 243 दिन का इनका परिक्रमण, एक चक्कर पूरा होता है। और इनका परिक्रमण यानी अपने धुरी पर बात करें तो ये जो धुरी पर घूमते हैं यानी घूर्णन की गति में 247 दिन का टाइम लगा देते हैं। 247 दिन का टाइम लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि परिक्रमा से ज़्यादा वो घूर्णन की गति संभव कर लेते हैं। इसी घूर्णन की गति के कारण हमको दिन रात का होना पाया जाता है, इसके कारण वर्ष का होना पाया जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ दिन और रात लगभग सेम टाइम पे होती है। तो ऐसा पूछा जाए कि दिन और रात किस जगह पे हमारा बराबर यानी एक जैसा दिन रात होता है, तो एक दिन का शुक्र ग्रह पे देखेंगे तो एक दिन का एक वर्ष होता है। इन सभी के साथ हम सूर्य के विभिन्न प्रॉपर्टियों के बारे में जाना। ठीक, इसके कारण हम देखते हैं कि सूर्य की और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सूर्य का एक बहुत ही प्रचलित रीजन है कि सूर्य को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, यानी भोर एवं शाम का तारा। भोर का तारा एवं शाम का तारा क्यों कहा जाता है इसको, तो किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये आपको पता होगा कि जो सूर्य होता है वह सुबह और शाम के समय यानी पछिलारा यानी सुबह में प्रातः काल में और शाम के टाइम में सबसे कम प्रकाश अपने शुक्र ग्रह से विभिन्न ग्रहों पे प्रकाशित करता है, यानी बहुत कम ही प्रकाश शुक्र ग्रह पे आता है, जिसके कारण सौरमंडल में आने वाला प्रकाश जो आता है वह शुक्र और बुध से टकरा के ही वापस चला जाता है, जिसके कारण सुबह और शाम यानी भोर और शाम को यही दोनों तारे आपस में अधिक चमकीले होते हैं। इन्हीं चमक के कारण इनको सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इन बहुत ही कम प्रकाश जो होता है वह मॉर्निंग में पहुंचता है, यानी सुबह में
सूर्य का जो कम प्रकाश होता है, ये कम प्रकाश केवल बुध और शुक्र के पास ही पहुंच पाता है। यानी ये कम प्रकाश जो होता है वह बुध और शुक्र के पास केवल पहुंच पाता है, जिसके कारण यहीं से टकरा के वापस चला जाता है। और इस प्रकाश के कारण ये अधिक चमकीला होता है, जिसको हम भोर एवं शाम के तारा के नाम से जानते हैं। तो हमने जाना बुध ग्रह क्या होता है और शुक्र ग्रह क्या होता है। इसी प्रकार यदि इनके अभी ना जाने कितने गुण के बारे में बात करते हैं, बस अपने काम की बात करते हैं कि इसको सबसे बुध ग्रह को सूर्य का सबसे निकट ग्रह बोला जाता है, सूर्य से सबसे छोटा ग्रह पाया जाता है। इसके पास अपना खुद का वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे तापांतर की क्या बात करें तो इस पे दिन के टाइम में 420 डिग्री का तापमान चल जाता है और वही रात में 180 डिग्री का तापमान हो जाता है। यह सबसे गर्म, यानी ये इसकी अपेक्षा गर्म ग्रह होता है और ये ठंडी ग्रह होती है। इससे ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, उल्का पिंड हमेशा होता रहता है, जिससे बनने वाले गड्ढे को हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। और इसके पास उपग्रह कोई अपना खुद का उपग्रह नहीं है। ये परिक्रमा काल इनका जो होता है 88 दिन, यानी सब सूर्य के सबसे फास्ट परिक्रमा, सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं। बात करें दूसरे ग्रह शुक्र के बारे में, तो शुक्र सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट यानी दूसरा निकट ग्रह होता है। इस पर CO2 की मात्रा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इस पर गर्मी हमेशा अधिक समय तक बना रहता है और इसी के कारण इसको सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल के में इस पर वायुमंडल की मात्रा जो बोलें तो इस पर वायुमंडल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और इस पर तापमान बहुत ही हाई होता है। वायुमंडल के कम होने के कारण इस पर उल्कापात होता है, जिससे बनने वाले गड्ढे को हम यहाँ पर बात करें तो क्रेटर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से रिलेशन के रूप में जाने तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या सहोदय के रूप में जानते हैं हम पृथ्वी को, शुक्र को। क्योंकि ये शुक्र के, आप देखेंगे कि हमेशा ये शुक्र के अटैच में रहती है, हमेशा शुक्र से रिलेशन में रहती है, हमेशा इसके हर एक गुण शायद पृथ्वी से मैच करते हैं। ठीक, बात करें परिक्रमण काल की तो इसका परिक्रमण काल 243 और घूर्णन काल 247 दिन का होता है। जो परिक्रमण काल और घूर्णन काल समान होने के कारण इसका एक दिन लगभग एक वर्ष के समान होता है। फिर बात करें कि इसको भोर एवं शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर एवं शाम का तारा कहा जाता है। इस पर सुबह एवं शाम के समय प्रकाश की मात्रा बहुत कम चलती है, जो सूर्य से निकल कर केवल बुध और शुक्र से टकरा कर पुनः वापस चली परावर्तित हो जाती है। उसी परावर्तित प्रकाश के कारण बुध और शुक्र में सुबह एवं शाम के टाइम चमक ज़्यादा हो जाता है, यानी चमकीलापन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये सुबह एवं शाम के समय अत्यधिक चमकते हैं और इनको भोर एवं शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये बुध और शुक्र, इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कि ये शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में कैसे अध्ययन करें। पृथ्वी और मंगल के अत्यधिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे पृथ्वी के ऐसे कई गुणों के बारे में बताना है और कमेंट्स में, इसको कमेंट बॉक्स में आपको पृथ्वी की क्वालिटी और मंगल की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करना है, जिसके बारे में हम आपको क्लियर करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हर एक वीडियो का लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से एक सरल भाषा में अध्ययन कर सकते हैं जियोग्राफी का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।